हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2। तो आइए इसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। कितनी परतें हैं, परतों का क्या नाम है, किस प्रकार से आंतरिक परतें काम करती हैं, क्रम क्या है इनका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो जब परिवर्तन हो रहा है निरंतर अंदर, तो इसका बाहर भी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, यानी आंतरिक हलचलों के कारण हमारी पृथ्वी के धरातल पे क्या परिवर्तन आएंगे या किस प्रकार से हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले आंतरिक भाग के बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है परपटी। तो परपटी क्या होता है? परपटी जो होता है, पृथ्वी की जो बाहरी परत है, इसे हम परपटी या भूपर्पटी के नाम से जानते हैं और इसे क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ये परत जो होती है ऊपर होती है, पतली परत होती है। सभी तीनों परतों में से सबसे पतली परत होती है परपटी। और ये जो होता है, इस परपटी को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है महाद्वीपीय और एक होती है महासागरीय। तो इसमें हमें जो महाद्वीपीय प्लेट है वो मोटी देखने को मिलेगी, जो महासागरीय परपटी है वो थोड़ी पतली देखने को मिलेगी। और इनमें जोड़ों के द्वारा ये प्लेटों के माध्यम से तैरती भी रहती हैं। देखिए, आगे हम देख रहे हैं, इसमें दिया है कि परपटी तो हम जान लिए। ये देखिए, यह सबसे यह सबसे पतली परत होती है, ये हमें भी देखेंगे। देखिए, जो महाद्वीपीय संगति या महाद्वीपीय परपटी होती है वो 35 किलोमीटर एवं जो समुद्री सतह होता है वो केवल 5 किलोमीटर होता है। अभी हम देखे हैं कि जो महाद्वीपीय परत मोटी होती है। तो देखिए, यहाँ पे दिया है ये जो महाद्वीपीय प्लेट है, ये इसकी मोटाई हमें देखने को मिल रहा है कि ये काफी अधिक है, क्योंकि इसी में हमें पर्वत, पठार, मैदान सब देखने को मिलेंगे। तो इसकी मोटाई अधिक है महासागरीय मोटाई की अपेक्षा। तो महासागरीय जो होती है परपटी की मोटाई यहाँ दिया है कि ये 5 किलोमीटर होता है और जो महाद्वीपीय होता है ये होता है 35 किलोमीटर। देखिए, इसमें ये तथ्य है कि महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना है। इसलिए क्या कहते हैं, इसे हम सियाल कहते हैं, यानी सियाल, सी से सिलिका तथा एल से एल्यूमिनियम। तो इसे हम सियाल के नाम से जानते हैं। यानी जो सियाल है परपटी के कहेंगे, रासायनिक संरचना के आधार पर इसका नामकरण किया गया है सियाल। आगे देखिए, जो महासागर की परपटी है मुख्यतः सिलिका या मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सीमा। सीमा या सीमा, सी से हो गया आपका सिलिका और मै से हो गया मैग्नीशियम, यानी इसमें हमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता देखने को मिलेगी। इस तथ्य को हम जानते हैं। देखिए, यहाँ दिया है कि जो विश्व की सबसे गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। यानी जो अफ्रीका की खान है ये विश्व की सबसे बड़ी खान है, गहरी। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, यानी केंद्र में पहुंचना, तो इसको दिया है कि समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। यानी जो सी लेवल होता है उससे हमें 6000 की गहराई तक खोदेंगे, तब जाके हम बिल्कुल जो पृथ्वी का सेंटर है यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है, ये परपटी हो गया, इसे स्थलमंडल कहते हैं। ये दो भागों में बटा है, इसे सीमा, सियाल भी कहते हैं। और परपटी जो है महाद्वीपीय महासागरीय हो गया। नीचे का भाग देखिए, ये वाला जो है ये कहलाता है मेंटल। मेंटल, इसके नीचे होता है मेंटल, तो इसे हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसमें सीमा दिया हुआ है। तो जो मेंटल है, इसका जो रासायनिक संरचना के आधार पर इसका नाम दिया गया सीमा। और जो ये आंतरिक भाग हम देख पा रहे हैं ये है कोर। कोर आंतरिक कोर और बाह्य कोर में विभाजित है। ये आंतरिक और अंदर का भाग जो होता है वो हो गया आपका, और ये हो गया बाह्य कोर। तो इस प्रकार से परतें हैं पृथ्वी का। परपटी हो गया, क्रस्ट हो गया, मेंटल को हो गया आपका, ये आपका क्रस्ट हो गया, और ये हो गया आपका तीसरी परत, वो आंतरिक परत हो गई कोर। तो ये तीनों परतें हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है और इसकी सबसे आंतरिक परत होती है क्रोड या कोर। देखिए, इसमें मुख्य तथ्य ध्यान रखने योग्य है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपटी है और 16% जो है मेंटल एवं 83% हिस्सा क्रोड का है। यानी ये बात कर रहा है आयतन का। पृथ्वी के आयतन में जो परपटी का हिस्सा है सिर्फ है 0.5%, मेंटल है 16%, वो आपका क्रोड है 83%। आगे देखिए, इसमें जो है पृथ्वी की जो त्रिज्या दिया हुआ है कि इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है और यह मुख्यतः ये जो
3500 किलोमीटर, ये पूरी पृथ्वी की नहीं, ये सिर्फ कोर की त्रिज्या है। तो जो कोर की त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है। इसे हम नीफे के नाम से जानते हैं। नी से यानी निकेल और फे से हो गया फेरस, यानी इन भारी धातुओं से बनी हुई है। केंद्रीय जो क्रोड होता है उसका तापमान एवं तापमान और दाब काफी उच्च होता है। सबसे अधिक तापमान हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही देखने को मिलेगा, वो भी मुख्यतः कोर में। आइए शैलम खनिजों में देख लेते हैं हम करके। देखिए जो पृथ्वी की परपटी है ये अनेक प्रकार के शैलों से बनी है, और पृथ्वी की परपटी बनने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। और वो शैल चाहे उसका दिया है कि रंग, आकार एवं गठन की, मतलब विभिन्न प्रकार के रंग, आकार, गठन के हो सकते हैं। साथ ही साथ कठोर से कठोर भी हो सकती है शैल, और मुलायम से मुलायम भी हो सकती है। उसे हम शैल या चट्टान कहते हैं। देखिए मुख्य रूप से पृथ्वी पे शैलों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक है आग्नेय, इसे इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। दूसरा है अवसादी शैल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा है केंद्रित शैल यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, और इस प्रकार से बने शैल को आग्नेय कहते हैं। जो पृथ्वी पे मैग्मा पृथ्वी के अंदर का ऊपर आके जब ठंडा होता है तो वो उसको हम तब कहते हैं, उसे हम लावा कहते हैं। और फिर उसके ठंडा होने से ही चट्टानों का निर्माण होता है। जिस प्रकार की चट्टान का निर्माण उसके ठंडा होने से होता है उसे हम कहते हैं आग्नेय शैल। और इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल पहली शैल होती है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा निकलने से, जमा होने से बना होता है, इसलिए इसे प्राथमिक शैल कहते हैं। क्योंकि उसी शैल के यानी आग्नेय शैलों के टूट-फूट द्वारा, विघटन द्वारा, फिर जमाव द्वारा भी हमें अन्य प्रकार के शैलों का निर्माण देखने को मिलता है, इसलिए इसे प्राथमिक शैल कहते हैं। आगे देखिए आग्नेय शैलें जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक हो गई अंतर्भेदी शैल और दूसरी हो गई बहिर्भेदी शैल। ये बिल्कुल आसान है, आप लोग नाम से अनुमान कर पा रहे हो कि अंतर्भेदी का मतलब बिल्कुल ये आंतरिक शैल है यानी पृथ्वी के अंदर इसका निर्माण होता होगा, और जो बहिर्भेदी शैल है ये पृथ्वी के बाहर यानी पृथ्वी की परपटे पे इसका निर्माण हमें देखने को मिलता होगा। देखिए इसमें दिया है कि यहाँ दिया है कि वास्तव में देखिए आग की तरह जब लावा द्रवित मैग्मा ही लावा है, और जब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। तो इस प्रकार से बने शैल को हम क्या कहते हैं, बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। फिर दिया है इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए जैसे बेसाल्ट, बेसाल्ट एक बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है। दक्कन का जो पठार है बेसाल्ट शैलों से ही बना है, बेसाल्ट शैलों से बना है। और द्रवित मैग्मा कभी कभी क्या होता है कि भूपर्पटी के अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से बने ठोस को हम शैलों को हम कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय शैल। इन्हें हम प्लूटोनिक शैल भी कहते हैं के नाम से भी इसका एक अन्य फैक्ट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने का रूप ले लेते हैं। जो आंतरिक चट्टानें होती हैं, आंतरिक शैल होता है, अंतर्भेदी आग्नेय शैल है। तो इसमें लावा मैग्मा ठंडा होने में क्या होता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि ये बड़े दानों का रूप ले लेती हैं। आगे देखिए ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। यानी हम इसमें देखें अभी बेसाल्ट, तो जो बेसाल्ट है ये क्या है, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। और ग्रेनाइट कौन सा हो गया, अंतर्भेदी आग्नेय शैल। आगे है लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षक पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। देखिए शैलें क्या होते हैं, शैलें लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाती हैं, उनके अवसाद बनते हैं। और उन अवसादों के निक्षेपण द्वारा जिस प्रकार के शैल संरचना का जन्म होता है या बनता है उसे कहते हैं अवसादी शैल, उसे अवसाद कहते हैं। मतलब उसे अवसाद कहते हैं, उसी अवसादों के जमाव द्वारा जो जिस शैल का निर्माण होता है उसे कहते हैं हम अवसादी शैल। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दब कर कठोर होकर के शैल की परत बनाते हैं, और इस प्रकार के शैलों को हम अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो इसमें बलुआ पत्थर आ जाता है, रेत के दानों से बनता है ये सारी चीजें। इस प्रकार की शैलें, इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पे रहते हैं तो इन्हें जिसे हम जीवाश्म कहते हैं। तो जब इन शैलों पे रहेंगे, उन शैलों का विघटन होगा, क्षरण होगा, तो उसमें इन जीवों के अवशेष भी क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो हम इस प्रकार के शैलों में हमें जीवाश्मों के भी अवशेष देखने को मिलते हैं। किस प्रकार की शैल में, अवसादी शैल में। आइए आगे अब हम देखते हैं केंद्रित शैल संरचना के बारे में। देखिए जो आग्नेय एवं अवसादी शैल होता है, जब इसका उच्च तापमान एवं दाब के कारण जब इनका रूप परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार से हमें कायांतरित शैलों
का निर्माण देखने को मिलता है। यानी आग्नेय व अवसादी चट्टानों पे अत्यधिक उच्च तापमान, अत्यधिक उच्च दाब के कारण जब उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक संरचना बदल जाती है, तो उस प्रकार से निर्मित सेल संरचना को हम कायांतरित सेल या मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जानते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के अंतर्गत आ जाती हैं। इसमें चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से ये मुख्य रूप से हमें इसका उदाहरण देखने को मिलता है। कोयले से हीरे का निर्माण हो जाता है। ये सारे उदाहरण हमें आग्नेय रूपांतरित सेल का उदाहरण देखने को मिलता है इस प्रकार के चट्टानों में। देखिए, जो चट्टानें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग हम सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए करते हैं और पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे छोटे खेल होते हैं, 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिट्टी, 5 पत्थर, ये सारे खेलों जो बचपन में हम खेलते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के जो स्मारक होते हैं इन्हीं सेलों द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि लाल किला जो है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। हमारा ताजमहल है जो सफेद संगमरमर, यानी ये जो मेटामॉर्फिक रॉक उदाहरण है, जो बलुआ पत्थर हो गया, ये हो गया आपका अवसादी सेल का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से जो चट्टानें हमारे लिए बहुत सारे सुंदर इमारतें बनाने में भी प्रयोग की जाती हैं। आइए देखते हैं जो सेल चक्र होता है, सेल चक्र का निर्माण कैसे होता है। देखिए, सेलों का चक्र का मतलब है जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस चक्र द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की सेल संरचनाएं देखने को मिलती हैं, उसे सेल चक्र के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, यानी प्राथमिक सेल से वे सेकेंडरी सेल में वो परिवर्तित हो जाते हैं, इसमें तापमान व दाब के परिवर्तन के कारण। जैसा कि हम जानते हैं कि जो द्रवित मैग्मा होता है वो ठंडा होकर के ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर वो अवसादी सेल का निर्माण करती हैं। फिर पुनः जब उस अवसादी सेल पे ताप एवं दाब के कारण उस पर दबाव पड़ता है, उसका रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार परिवर्तन के द्वारा बने सेल को हम रूपांतरित सेल के नाम से जानते हैं। तो अवसादी सेल के साथ साथ हमें जो आग्नेय सेल है इसका भी रूपांतर देखने को मिलता है और आग्नेय व अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानों से हमें कायांतरित चट्टान का निर्माण देखने को मिलेगा। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है और यही द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर के ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सेल चक्र चलता रहता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से लेकर बाह्य भागों में। यहाँ पे जैसे चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि ये मैग्मा निकल रहा है, ये मैग्मा पुनः बाहर निकल के पृथ्वी के भूपर्पट्टी पे फैल करके फिर ये आग्नेय सेल का निर्माण होता है। इससे आग्नेय सेल का रूप ले लेता है ठोस होकर के। फिर यही आग्नेय सेल का क्या होता है, इसका विघटन होता है। विघटन होकर के परिवहन द्वारा फिर ये इससे अवसाद का जमाव होता है और ये अवसाद पुनः तापमान व दबाव के द्वारा क्या होती है, अवसादी सेल या अवसादी चट्टान में बदल जाती है। और जब यही अवसादी चट्टान का रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाता है तो इससे हमें कायांतरित सेल का निर्माण देखने को मिलता है। और यही कायांतरित सेल पुनः यदि इस पे और अत्यधिक तापमान बढ़ता है, दाब बढ़ता है, तो ये फिर क्या होगी, मेल्ट होकर के पुनः मैग्मा का रूप लेगी और फिर ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आकर के फिर पुनः आग्नेय सेल का निर्माण करेगी। तो ये जो चक्र है ये चलता रहता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघल करके द्रवित मैग्मा बन जाती है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें सेल संरचना चक्र हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम। देखिए, जो सेल है विभिन्न खनिजों से बनी होती है, क्योंकि जो भी खनिज पदार्थ हमारी पृथ्वी पे है ये सारे चट्टानों में ही हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग हम ईंधन की तरह करते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सारे भी खनिज पदार्थ के अंतर्गत ही आते हैं। इनका उपयोग हम उद्योगों, औषधि, उर्वरक में भी होता है और जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। तो इसमें से यूरेनियम से भी हम देखते हैं तो ताप विद्युत उत्पन्न करते हैं और सोना का भी कहीं कहीं इसका
औषधि के रूप में प्रयोग होता है। लोहा, एल्युमिनियम इन सब का हमें उद्योग धंधों में प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो भी सेल संरचना है, इसमें सबसे जो आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल में हमें प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन या कहेंगे धात्विक या अधात्विक जो भी जितने खनिज हैं, ये सारे के सारे हमें आग्नेय सेल संरचना में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमें अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, चट्टानों में भी विभिन्न प्रकार के अमूल्य खनिज पदार्थ देखने को मिलते हैं, जैसे कि हीरा हो गया, संगमरमर हो गया। ये सारे चट्टान जो है, ये सारे जो खनिज हैं, कह सकते हैं कि ये सारे रूपांतरित सेल संरचना में देखने को मिलेगा। और जितने भी जीवाश्म ईंधन प्राप्त होते हैं, ये सारे हमारे किससे स्रोत से प्राप्त होते हैं, तो ये होते हैं, इसके सोर्स हैं या स्रोत है अवसादी सेल। आइए इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि जो द्रवित मैग्मा से बनने वाले सेल कौन सा बनेगा, आग्नेय, अवसादी या केंद्रित। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर, तो इससे बनेगा आग्नेय सेल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है परपटी, क्रोड या मेंटल, तो ये हो जाएगा क्रोड। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, सेल के, खनिज के या जीवाश्म के। जो सोना है, पेट्रोलियम, कोयला ये हो जाएंगे खनिज के उदाहरण हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी सेल में, केंद्रित सेल में या आग्नेय सेल में, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ए, अवसादी सेल में। फिर दिया है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत है, परपटी है या मेंटल या क्रोड, तो इस तीनों ऑप्शन में हो जाएगा सबसे जो पतली है वो हो जाएगा परपटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।